और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर पद का चुनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद लगातार मेयर के लिए गहमागहमी बनी हुई थी, जिसको लेकर अब 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव किया जाएगा। एमसीडी चुनाव के परिणाम आने के बाद लगातार इस पर गहमागहमी बनी हुई थी और राजनीति भी बहुत गरमाई कि किसका मेयर होगा, जिसको लेकर मामला बहुत तूल भी पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और अब 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मेयर चुनाव 22 फरवरी को किया जाएगा। इससे पहले एमसीडी में चुनाव के लिए किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वो सब कुछ आपने देखा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ गई हैं। भावना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा, कहां से अपडेट, क्या कुछ आपके पास? ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। दिल्ली में 22 फरवरी को होगा मेयर पद का चुनाव। मेयर चुनाव को लेकर लगातार एमसीडी में जिस तरह से गहमागहमी बनी हुई थी, उस पर अब विराम लगते हुए 22 फरवरी को ये चुनाव कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। एमसीडी के चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर खूब पोस्टर वॉर देखने को मिले थे, जिसके बाद अब 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। एमसीडी के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपस में निगम पार्षदों ने खूब लड़ाई झगड़े किए। वो सारी तस्वीरें जनतंत्र टीवी ने आपको दिखाई थी, किस तरह से मेयर पद का जब चुनाव होने जा रहा था, सदन के अंदर सदन की गरिमा को तहस नहस कर दिया गया था। जिसके बाद अब कड़ी मशक्कत के बाद 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। दिल्ली में 22 फरवरी को किया जाएगा मेयर पद का चुनाव। एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर इसको लेकर लड़ाई देखने को मिल रही थी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जुड़ी, दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। इससे पहले लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी आपस में लड़ते हुए सदन में नजर आ रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भावना, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 22 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। जी पुलकित, मैं आपको बता दूं कि जो मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, अपनी तमाम बातें सामने रखी थी और बातों का जब निष्कर्ष निकला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी जिस प्रक्रिया में चुनाव होने चाहिए, उस प्रक्रिया का फैसला आया और उसके बाद 24 घंटे का जो समय था वो एलजी साहब को दिया गया था चुनावी तारीख निष्कासित करने के लिए। उसको लेकर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने एलजी साहब को 22 फरवरी का प्रस्ताव दिया था, जिस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो 22 फरवरी, जो आने वाली 22 फरवरी है, उस दिन मेयर चुनाव के जो पद का चुनाव है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 22 तारीख को कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत रहते हुए दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस तरह की तनातनी का माहौल पिछली 3 बैठकों में देखा गया था कि दोनों ही आपस में हंगामा करते हुए नजर आए थे सदन में। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो ये जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली 22 तारीख को अब दिल्ली को मेयर मिल जाएगा, जिसकी अनुमति, जिस मेयर चुनाव की अनुमति दिल्ली के एलजी साहब ने आज दे दी है। इसके साथ ही भावना, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई अभी बयान निकल कर आया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही कि यही चुनाव नहीं होने दे रहे थे। जी, लगातार ये प्रक्रिया देखी जा रही थी। सदन में 3 बैठकों जो हर बार रद्द की गई, उसका कारण ही यही था कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती जा रही थी कि बीजेपी चुनाव नहीं होने दे रही थी। और वहीं आज दिल्ली के केजरीवाल साहब ने भी यही कहा कि लगातार इस तरीके का जो आरोप लगाया जा रहा था, अब वो शायद बीजेपी जो है वो अपने बीजेपी को और एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तमाचा पड़ा है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए 22 तारीख को चुनाव कराने चाहिए। और जिस मेयर की लड़ाई को बीजेपी बार बार खड़ा कर रही थी
थी, सदन में हंगामा कर रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को इस बार निगम में काम करने का मौका दिया है, तो जो मेयर आएगा अब वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ही आएगा। बिल्कुल भावना, अब देखना होगा कि 22 फरवरी को चुनाव संपन्न हो पाते हैं या इसमें भी कोई संशय रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 22 फरवरी को मेयर पद का चुनाव होगा। और वहीं अब नजर डालते हैं कुछ उत्तर भारत की खबरों पर। बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर निक्की हत्याकांड मामला का जुड़ा ये पूरा मामला है। ग्रोनो स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, गवाहों के बीच हुई थी साहिल और निक्की की शादी। ग्रेनो के ही निजी कॉलेज में निक्की और साहिल पढ़ते थे। शादी के बाद ग्रेटर नोएडा में ही रहते थे दोनों। 10 फरवरी को साहिल ने निक्की की हत्या कर दी थी, फ्रिज में रखा था निक्की का शव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निक्की हत्याकांड में बड़ा खुलासा है। ग्रेनो के ही निजी कॉलेज में निक्की और साहिल पढ़ाई करते थे। शादी के बाद ग्रेटर नोएडा में ही रहते थे दोनों। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। 10 फरवरी को साहिल ने निक्की की हत्या कर दी थी, फ्रिज में रखा था निक्की का शव। निक्की हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर निक्की और साहिल ग्रेटर नोएडा के ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। ग्रेनो स्थित आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी की थी। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए तमाम बड़े ऐसे आरोप लगाए जिसमें उनके परिवार के भी सम्मिलित होने की बात निकलकर सामने आई है। 2020 को लोग आए थे। ठीक है, जी। तो क्या किस तरीके की रस्म रिवाज होती है, थोड़ा बताएंगे? जो हमारे वैदिक विधि विधान, जो हमारा आर्य समाज का है, हम्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म के हिसाब से हमारे यहाँ विधिवत शादियाँ होती हैं। जी। तो कल पुलिस भी आई है, आपको पता है मर्डर हो गया है, तो उसके बाद पुलिस आई थी। हाँ, दिल्ली पुलिस आई थी, क्राइम ब्रांच पुलिस आई थी। तो क्या बातचीत हुई, तो बताएंगे? वो इस संबंध में जानकारी ले रहे थे। वो दस्तावेज जो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट जमा कराए ना उन लोगों ने, वो लेके गए। तो कत्ल हुआ है, सारी चीजें, तो यहाँ से क्या रिश्ता था निक्की का सर? वो यहाँ रहते थे, यहाँ स्कूल में पढ़ते थे। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? अब ये कंफर्म तो मुझे नहीं है, लेकिन गलगोटिया में शायद पढ़ते थे। गलगोटे में दोनों पढ़ते थे। ठीक। और इस खबर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अब इसके तार ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ गए हैं, क्या कुछ खुलासा अब और इसमें देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 में आर्य समाज मंदिर में कल दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और यहाँ पे साहिल से और निक्की से जुड़े जो तमाम दस्तावेज थे, जो कि 1 अक्टूबर 2020 में जो शादी में के दौरान यहाँ पे जमा किए गए थे, उन सभी दस्तावेजों को यहाँ पे अपने कब्जे में लिया है। वहीं जो आर्य समाज के संचालक हैं, उनसे भी यहाँ पे पूछताछ की है। उनसे ये पूछा है कि उस दौरान कौन कौन जो गवाह थे वो मौजूद थे, क्योंकि गवाहों के यहाँ पे हस्ताक्षर हो रखे हैं। ऐसे में उन जो गवाह थे उनसे भी यहाँ पे उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो यहाँ पे आर्य समाज मंदिर था, उसके संचालक के द्वारा बताया गया कि ये ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे रहते थे। तो जो एड्रेस वहाँ पे जिस समय शादी की थी उस दौरान जो यहाँ पे जमा किया गया था, लिखवाया गया था, वहाँ पे भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पहुंची है। तो ऐसे में एक के बाद एक जो यहाँ पे कड़ी है वो यहाँ पे खुलती जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से साहिल से पूछताछ दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसके बाद अब ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। तमाम जगहों पे यहाँ पे पूछताछ लोगों से कर रही है जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। वहीं लगातार दिल्ली पुलिस एक के बाद इस मामले में कार्रवाई कर रही है और ऐसे में एक के बाद एक कड़ी खोल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जो परिवार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं निक्की के साथ शादी करने से यहाँ पे नाराजगी जता रहे थे और परिवार के लोग जो है साहिल की दूसरी शादी करना चाह रहे थे। इन्हीं सभी चीजों को लेके यहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पे निक्की की हत्या करी गई है और किसी को भी शक ना हो, ऐसे में साहिल के द्वारा इस पूरे निक्की के शव को यहाँ पे फ्रिज के अंदर छुपाया गया था और उसके बाद आराम से उसके शव को परिवार के साथ मिलकर इस पूरे शव को यहाँ पे ठिकाने लगा गया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ी को यहाँ पे जोड़ के चल रही है, ऐसे में ग्रेटर नोएडा में जो आर्य समाज मंदिर है वहां से उन दस्तावेजों को ली गई है। अब लगातार एक के बाद एक इसमें जो है कड़ियों को खोल के पुलिस के द्वारा काम किया जा रहा है। बिल्कुल शिव, अब देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आगे करती है और क्या कुछ खुलासे आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर चीन की चालाकी का पर्दाफाश किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी की सतर्कता पे ये कार्रवाई की गई है। बॉर्डर को अवैध रूप से पार करने का प्रयास कर रहा था। स्थानीय पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत नेपाल सीमा पर चीनी नागरिक गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी की सतर्कता से ये नागरिक हत्थे चढ़ा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर को अवैध रूप से पार करने की कोशिश कर रहा था ये नागरिक। एसएसबी की सतर्कता से ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई। स्थानीय पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। भारत नेपाल सीमा पर चीनी की। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब यह गिरफ्तारी हुई और कब का ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, बता दें कि एक रात के समय जो है ये चीनी नागरिक था, अपने भारत में नेपाल के रास्ते में बॉर्डर क्रॉस कर रहा था। उसी समय जो है एसएसबी के जवानों ने उससे पूछताछ की। उससे जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए तो ना ही कोई भी इससे कोई कागजात इसके पास निकले, तो ये अवैध तरीके से जो घुसने का प्रयास कर रहा था, जिसके चलते जो है एसएसबी ने इसको पकड़ा है। पकड़ने के बाद जो गौरीफंटा पुलिस जो बॉर्डर पे थाना है, वहां पे इनको पुलिस को हवाले किया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल आलोक, देखना होगा अब क्या क्या कुछ निकल कर आता है इसके साथ में ही। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झांसी में मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और आजीविका मिशन के तहत झांसी और ललितपुर जिलों के 400 से ज्यादा लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। इसके अलावा आजीविका मिशन समूह की महिलाओं ने सभागार की गैलरी में हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादकों की प्रदर्शनी भी लगाई। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बैंक अफसरों, प्रशासनिक अफसरों और विभागीय अफसरों की मौजूदगी में लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मिल्क चिलिंग प्लांट, फिशरी सहित अन्य उद्यमों की स्थापना के लिए लाभार्थियों को ऋण दिया गया है। लाभार्थी यदि समय से ऋण वापस करेंगे तो उन्हें भविष्य में भी योजना का लाभ लेने में सुविधा रहेगी। ये मेगा कैंप हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं में ऋण वितरण किया गया है। और ललितपुर और झांसी 2 जिलों को मिला के अगर आप देखें तो 11 करोड़ का ऋण आज वितरित किया गया है। और इसी तरह से कानपुर अंचल में, जिसमें झांसी और कानपुर और क्षेत्र आते हैं, इसमें 31 करोड़ का ऋण आज वितरित किया जा रहा है। तो भारतीय स्टेट बैंक की ये हमेशा पहल रही है कि जो शासकीय योजना है उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सके और दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सके। और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ये मेगा कैंप हमने आयोजित किए हैं। आज लखनऊ अंचल के लगभग सभी मुख्य जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के इस सभागार में एसबीआई द्वारा ऋण वितरण समारोह का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जनपद झांसी और आसपास के जनपद के भी लाभार्थियों को ऋण का चेक वितरण किया गया है। कुल 10 करोड़ से ज़्यादा का वितरण किया गया है और इसमें मिल्क चिलिंग प्लांट से लेके वेयर हाउस से लेके फिशरीज के सेक्टर में, अन्य विभिन्न सेक्टर में लोन दिया गया है। मैं इस अवसर पर एसबीआई टीम को बधाई देता हूं कि एक बड़े रकम का उन्होंने ऋण वितरण किया है। और जिनको ऋण मिला है उनसे अपील करता हूं कि ससमय ऋण लौटाएंगे तो फिर बैंकों को आगे ऋण। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल का बड़ा ऐलान हुआ है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर फहाद को एएमयू में शादी की दी जाएगी पार्टी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं फहाद। सीएनआरसी आंदोलन में बढ़ चढ़कर लिया था भाग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर स्वरा भास्कर और फहाद की शादी के बाद राजनीति गरबा गई थी। कई लोगों ने इन पर निशाना भी साधा। उसके बाद सीएनआरसी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। और एएमयू से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एएमयू के अंदर अब शादी की पार्टी दी जाएगी। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल का ये बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर फहाद को एएमयू में शादी की पार्टी दी जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे फवाद। सीएनआरसी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष ने यह बड़ा ऐलान किया है। अध्यक्ष फैजुल ने कहा है कि स्वरा भास्कर की शादी की पार्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दी जाएगी।
सरकार द्वारा संभल की चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में शुरू की गई डायलिसिस की सुविधा को शुरू हुए अभी मात्र 2 महीने हुए हैं। इस दौरान 295 मरीज इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। इससे पहले जिले में किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज इलाज के लिए अन्य जिले जैसे बरेली और मुरादाबाद जाया करते थे, जिससे उनके पैसे और समय भी खर्च हुआ करता था। लेकिन जब से सरकार ने इस सुविधा का प्रारंभ जिले के चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय में किया है, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इस विषय में संयुक्त चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान ने बताया कि इस सुविधा का प्रारंभ दिसंबर माह में हुआ था, जिसका अब तक 295 मरीज लाभ उठा चुके हैं। जनपद संबल के स्वास्थ्य केंद्र पर डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर मरीज आ रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह, उनसे जानते हैं कि कितने मरीज सही हो चुके हैं और कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो मरीज आ रहे हैं वो मरीज जो है कितने मरीज आ चुके हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, इसके लिए क्या कहें? ये डायलिसिस की सुविधा यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू हुई है। अब तक करीब 300 के करीब मरीज एग्जैक्ट अगर मैं कहूँ तो 295 पेशेंट यहाँ आ चुके हैं। इसमें 4 पेशेंट आज एक्टिव हैं और काफ़ी इससे उनका को भी लाभ मिल रहा है। उनका भी काफ़ी हद तक संतुष्ट हुई। जो लोगों को दूर जाना पड़ता था और घर बैठे भी सुविधा मिलती है, तो वो भी काफ़ी स्तरीय सुविधा है। टेक्नीशियन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। बाकी यहाँ का जो पूरा स्टाफ है वो भी बहुत ध्यान रखता है। साफ सफाई भी अच्छी है, क्वालिटी है। डॉक्टर साहब, जो जैसे ये बीमारी जो होती है वो उसको लेकर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे ये बीमारी कम हो? एक्चुअली में जब किडनी फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ पेशेंट जाता है तो उसका एब्सोल्यूट जो इलाज है वो तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। लेकिन इन केस किडनी ट्रांसप्लांट अगर नहीं करवा पाते हैं या हमारी इकोनॉमी इसको इजाज़त नहीं देती, तो उस केस में डायलिसिस एक सेकंड ऑप्शन के रूप में आता है। ये सस्ता है तो लोग इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रांसप्लांट जैसी महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है, ठीक है और हर व्यक्ति की पहुँच तक भी। ये हमारे साथ डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान, और उन्होंने बताया कि क्या परेशानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। मैं चरण सिंह, कैमरा पर्सन के साथ, जनता टीवी संवाद। और इसी साथ खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए जनता टीवी के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। आज रॉयल ड्रीम वर्ल्ड इंटर कॉलेज में खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना है। इंटर कॉलेज के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि खेल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जिससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बढ़ता है।
वहीं कॉलेज में खेल महोत्सव के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बच्चों ने इस खेल प्रतियोगिता में अद्भुत प्रदर्शन किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने संस्कृत में भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी के साथ साथ संस्कृत भाषा का ज्ञान भी हमारे देश के भविष्य या कहे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, रॉयल वर्ल्ड ड्रीम स्कूल है, इसका आज स्पोर्ट्स कार्निवल है, इसमें मुझे आने का अवसर मिला है और ये हमारे बिठूर के लिए मैं यहाँ पे आने के बाद देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। और जैसा मैंने अभी देखा, बच्चों को संस्कृत में बहुत अच्छे पूरा उन्होंने हमको अपनी सुनाया उन्होंने, तो लग रहा है कि संस्कृति का भी ज्ञान बच्चों को मिल रहा है। संस्कृति और संस्कार इस विद्यालय मिलते हैं, निश्चित रूप से वो विद्यालय आगे जाता है, बच्चों को भी आगे लेके जाता है। क्या संदेश देना चाहेंगे आगे बच्चों को? निश्चित रूप से हम लोगों को भारत माता के जो विश्व गुरु बनाने की जो हम लोग चर्चा करते हैं, वो तभी बन पाएंगे जब ये बच्चे पौधे के रूप में हैं, जब इनको हम लोग रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, शिष्टाचार, संस्कार, जब सब का रोपण होगा तब ये बच्चे पौधे के बाद फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष के रूप में जाने जाएंगे। पहले तो सभी को नमस्कार। आज हमारे स्कूल में हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे है, जिसमें हम इंटर स्कूल स्पोर्ट्स डे जो है मना रहे हैं। इंटर स्कूल कंपटीशन है जहाँ कई स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है, स्टडीज़ जो है ज़रूरी होती हैं बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ फिज़िकल ग्रोथ के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। इसी को प्रमोट करने के लिए जो है हम इस तरह से के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और चंदौली में लापरवाही पर नप गए बिजली एक्सचेंज के पीके गुप्ता। पूर्वांचल विद्युत वितरण लिमिटेड के एमडी ने किया निलंबित। कार्य में लापरवाही और सुस्ती पाए जाने पर गिरी है गाज। एमडी के निरीक्षण में कार्यालय से गायब मिले थे पीके गुप्ता। मुख्य अभियंता कार्यालय से संबंध हुए एक्सीएन चंदौली पूर्वांचल विद्युत विभाग का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कार्य में लापरवाही और सुस्ती पाए जाने पर यह गाज गिरी है। यूपी के मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दावत के दौरान रसगुल्ले को लेकर विवाद में संग्राम हो गया। चंद मिनटों में शादी विवाह वाले घर में मातम पसर गया। रसगुल्ले को लेकर हुए संग्राम में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तथा एक ही इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटा, घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ने झगड़ा करके किसी ने ईंट मारी, किसी ने मचबा मारा, मर गई, लेके भाग गए। मुँह देख कर ठाड़े। कल क्या फंक्शन था और किसकी मौत हुई है? ये शादी थी, बाम में हम लोग आए थे। किसकी मृत्यु किसकी हुई है? लड़की का कौन था? लड़के के मामा आते। नाम क्या था उनका? नाम हमको पता नहीं। अच्छा, क्या वारदात क्या हुई थी, क्या मामला था पूरा? जिनके वहीं खाए पीए भाई बताते भाई बाल्टी ले ले भजते मीठे चान तू भरा इतने खवाए रहे भी लोग गांव कहते भी ले ले भैया तुमने कही मत ले जाओ, दिन मारपीट करके मारी जा रही। और घायल भी हैं कुछ लोग? घायल भी हैं। थाना गुरौली क्षेत्र के गांव बीकापुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसमें जो मामला सामने आया है कि एक शादी थी और शादी के दौरान एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपने मौसी के यहाँ गया था। तो वहाँ पे शादी के बाद गांव का एक व्यक्ति कुछ सामान लेके जा रहा था वहाँ से, तो उसने उसको टोका, क्यों चोरी कर रहे हो। उसी बात पे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, लाठी डंडे चले। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और ये आपराधिक मानववध का मामला पाया गया है। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो आरोपी थे 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है सर रसगुल्ला खाने को लेकर विवाद हुआ। हाँ, यही चीज, वो एक व्यक्ति गांव का जो रसगुल्ले की बाल्टी थी अपना कहीं लेके जा रहा था, उसी पे उसने टोका है कि ये तुम कहाँ ले जा रहे हो। इसी पे उनमें वाद विवाद हुआ है, उनमें झगड़ा हुआ है और आपस में उनमें मारपीट हुई है, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके जो आरोपी थे गिरफ्तार। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर रेरा ने 2 बिल्डर फार्म पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। प्रमोटर महालक्ष्मी बिल्टेक लिमिटेड पर 10 लाख का जुर्माना, महालक्ष्मी इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड पर 20 लाख का जुर्माना। एग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन पर लगाया गया है जुर्माना।
अगले 45 दिनों में जुर्माने की रकम जमा न करने पर वसूली की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर बिल्डरों पर कार्रवाई की हुई है। और इसी के साथ उत्तर भारत के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।